Hello everybody, I am Rakesh and you are welcome to the YouTube channel Useful English with Rakesh। चलिए आज चलते हैं आज के हमारे सेशन में। वेलकम अगेन। आज का हमारा टॉपिक नाउन है। अंग्रेजी ग्रामर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक नाउन होता है और आज हम उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन चूंकि ये वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लोगों के लिए बनाया गया है, इसलिए हम लोग नाउन को उस तरीके से नहीं देखेंगे जैसे जूनियर क्लासेस में पढ़ाया जाता है, जैसे डेफिनेशन ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन्स। तो हम लोग उस तरीके से नहीं करेंगे। हम लोग नाउन के प्रैक्टिकल यूज़ के बारे में बात करेंगे और हम लोग ये देखेंगे कि नाउन से संबंधित किस तरह के सवाल हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जो हमने एनालिसिस किया है उसके हिसाब से नाउन से मोस्टली दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं और वो दोनों संबंधित होते हैं नाउन के नंबर से और नाउन के केस से। नंबर से आप जानते होंगे, आप बहुत कुछ पढ़ रखे होंगे नाउन के बारे में, नाउन के नंबर के बारे में, नाउन के केस के बारे में। थोड़ा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे नाउन का नंबर आप जानते हो अंग्रेजी में दो ही नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। तो नाउन के नंबर पे सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं और इसकी चर्चा एक अलग से वीडियो बनाकर मैं आपके साथ शेयर करूंगा और वो वीडियो होगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे। वो नाउन स्पेशली नहीं होगा, वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में। चूंकि नाउन एक सब्जेक्ट का काम कर सकता है, तो इसलिए इसकी विशेष चर्चा, इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल को हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में पढ़ेंगे और उसकी वीडियो आने वाली है। अभी आज जो नाउन के जिस भाग पर हम लोग स्टडी करेंगे वो है नाउन का केस, और इससे भी सवाल आते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि इससे किस किस तरह के सवाल होते हैं और उसको कैसे समझना है, उसका सॉल्यूशन क्या है। आपको बता दूं कि नाउन का केस चार तरह का होता है। पहला नॉमिनेटिव केस कहलाता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव, तीसरा वोकेटिव और चौथा पॉजेसिव। मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा इस पर क्योंकि ये हमारे मतलब की बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है। अभी थोड़ा सा बिल्कुल ओवरव्यू दे के निकलना चाहता हूँ। सब नॉमिनेटिव केस, इसको आप सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हो, यानी जब नाउन का इस्तेमाल सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में किया जाए तो आप वैसे नाउन को सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में कहते हो, और अगर उसी नाउन को वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में करें तो आप उसको नाउन का ऑब्जेक्टिव केस कहते हो। मोस्टली जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, नाउन के सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस में डिफरेंस नहीं के बराबर होता है। चलिए वोकेटिव केस के बारे में बात करें तो वोकेटिव केस जब नाउन को आप पुकारने के लिए इस्तेमाल करें, सिर्फ वो सेंटेंस का ना ही सब्जेक्ट हो ना ही ऑब्जेक्ट हो, सिर्फ उसको सेंटेंस में स्थान देने का पर्पस बस यही होता हो कि उससे आप पुकारने का काम करें, तो वैसे नाउन को हम सेंटेंस में वोकेटिव केस में कहते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिससे हमारे एग्जाम में सवाल आते हैं वो है नाउन का पॉजेसिव केस। इसकी चर्चा अभी करता हूं। पहले तीनों का एक एक एग्जाम्पल दे देना चाहता हूं। टॉम लाइक्स मी, यहां पे डूअर ऑफ एक्शन यानी सब्जेक्ट कौन है, कौन पसंद कर रहा है, टॉम। तो टॉम यहां पे नॉमिनेटिव केस में है। सब्जेक्ट के रूप में जब किसी नाउन को इस्तेमाल करें तो आप नॉमिनेटिव केस कहते हैं। और यहां पे देखिए डूअर कौन है, आई, और रिसीवर ऑफ द एक्शन का प्रभाव, इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, लाइक किसको, लाइक टॉम को। तो ये सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, ये नाउन सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, इसलिए इस नाउन को हम ऑब्जेक्टिव केस में कहेंगे। और यहां पे टॉम का इस्तेमाल सिर्फ पुकारने के लिए किया गया है, हे टॉम कम हियर। तो बस वहां पे टॉम ना ही सब्जेक्ट है सेंटेंस में, ना ही सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, सिर्फ उसको उसके पुकारने के लिए किया गया है।
अब हमारा जो मेन केस है जिससे सवाल आता है वह है पजेसिव केस। इसकी चर्चा करते हैं। तो नाउन का पजेसिव प्राइमरली एपोस्ट्रोफ एस लगाकर बनाते हैं और कुछ केसेस में सिर्फ एपोस्ट्रोफ लगाकर ही नाउन का पजेसिव बना लेते हैं। अब कहाँ पे ऐसा होगा? जब भी नाउन सिंगुलर फॉर्म में हो, जब भी नाउन सिंगुलर फॉर्म में हो तो हम उसके साथ एपोस्ट्रोफ एस लगाकर उसका पजेसिव बना लेते हैं। लेकिन अगर नाउन प्लूरल फॉर्म में हो और उसके अंत में एस हो तो सिर्फ एपोस्ट्रोफ ही लगाते हैं, एस लिखने की जरूरत नहीं होती। अब ये चूंकि बॉय यहां पे सिंगुलर है तो हमें अगर इसका पजेसिव केस बनाना हो तो बॉय के साथ हम एपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे। पजेसिव केस से हम क्या दिखाते हैं? पजेसिव केस से किसी पर हम लोग ऑनरशिप दिखाते हैं, पजेशन दिखाते हैं, हक दिखाते हैं, अधिकार दिखाते हैं। तो यहां पर हम बताना चाहते हैं कि एक लड़के का अधिकार किसी सामान पे, वस्तु पे है, जबकि अगर हमें दिखाना हो कि कई लड़कों का अधिकार है इस वस्तु पे तो बॉयज पहले लिख लेना है और फिर एपोस्ट्रोफ लगा देना है। और अब इसका अर्थ हो गया प्लूरल में बॉयज के साथ हमने लगाया हुआ है एपोस्ट्रोफ, यानी बॉयज का पजेसिव बना प्लूरल फॉर्म में। ठीक है। फिर है कि जब भी प्लूरल नाउन के अंत में एस ना हो, अगर प्लूरल नाउन के अंत में एस ना हो तो हम वैसे नाउन के साथ एपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, देखिए, पीपल्स चॉइस। पीपल जो कि प्लूरल है, पीपल मतलब मेनी पर्सन्स ऑलरेडी इन प्लूरल, तो प्लूरल के साथ हम, लेकिन इसके साथ क्या है कि इसके अंत में एस नहीं है। एस नहीं है तो एपोस्ट्रोफ लगाते हैं और साथ में एस भी लगाते हैं, तो ये बना पीपल्स चॉइस। उसी तरीके से मेंस वियर प्लूरल फॉर्म में है और इसके अंत में एस नहीं है तो हम एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं। उसी तरीके से विमेन के लिए भी हम एपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर कुछ फ्रेज और सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। हम लोगों का काम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम लोगों का सबसे मेन काम है कि हम इन चीज़ों को समझें, हम नाउन के पजेसिव केस को समझें, हम नाउन के पजेसिव केस के सही इस्तेमाल को समझें। अगर हमें सही इस्तेमाल आता है तो हम एग्जाम के क्वेश्चनों को सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। यहां पे देखिए लिखा हुआ है मदर इन लॉज हेल्थ। ये क्या है? मदर इन लॉ, अक्सर लोग ऐसे सेंटेंसेस में गलती ये करते हैं कि वो मदर इन लॉज नहीं करके मदर्स इन लॉ करने की कोशिश करते हैं, जो कि सही नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखिए, मदर इन लॉ एक कंपाउंड नाउन है। ये अलग अलग शब्द जरूर हैं लेकिन तीन शब्द मिलकर किसी एक नए विचार को उत्पन्न करते हैं, एक नए अर्थ को उत्पन्न करते हैं, और वो अर्थ है सास, सासू, सासू मां। तो मदर इन लॉ वो एक इंडिपेंडेंट आइडिया है, और लेकिन एक्सप्रेशन का तरीका है कि हम तीन शब्दों को जोड़कर बनाए हैं। तो ये एक तरह का कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन के साथ नियम यह है कि आप उसके अंत में एपोस्ट्रोफ लगाएंगे, एपोस्ट्रोफ एस उसके अंत में लगाएंगे। और इसीलिए अगर सासू मां के हेल्थ के बारे में बात करना हो तो मदर इन लॉज हेल्थ बोलना पड़ेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा है, और ऐसी कई सासू माओं के बारे में बात करना, नो इश्यू। यहां पर आप करोगे मदर्स, पहले इसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे। प्लूरल फॉर्म मदर, क्योंकि सासू मां कही है ना, तो मदर्स पहले करेंगे और फिर अंत में एपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे। उसी तरीके से सिस्टर इन लॉज मैरिज, अगर मान लीजिए
ऐसी कई सिस्टर इन लॉ का मतलब साली, ननद, भाभी। अगर मान लीजिए कई भाभियां हों, कई सालियां हों, तो आप क्या करेंगे, फिर यहां पे सिस्टर्स करेंगे, पहले सिस्टर्स करेंगे और फिर यहां एज इट इज एपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे। इन सेंटेंसेस को देखिए और इसके इस्तेमाल को समझने की कोशिश करेंगे। यहां देखिए, दो नाउन्स एंड से जोड़े हुए हैं और एक तीसरे नाउन पर इन दोनों का अधिकार दिखाना है। अगर इन दोनों का ज्वाइंट पोजीशन दिखाना हो, यानी दोनों का अधिकार इस कार पे है, ये दोनों ही का अधिकार इस कार पे है, ज्वाइंट पोजीशन, तो हम लोग कैसे लिखते हैं? हम लोग सिर्फ आखिरी वाले नाउन के बाद एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं, ना कि दोनों पे लगाएंगे तो उसका अर्थ अलग है। देखिए यहां पे दोनों पे लगाते हैं तो उसका अर्थ क्या हो जाता है। यहां पर बिटूज एंड टिटूज का, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहां कारों की संख्या 2 है, जिसमें कि इंडिपेंडेंटली बिट्टू की एक कार है और दूसरी कार टिट्टू की है। तो अब यहां पर दोनों को ऐड किया तो ये बिटूज एंड टिटूज कार होगा। उसी तरीके से संता एंड बंताज हाउस, इसका मतलब हुआ हाउस एक है जिस पर दोनों का अधिकार है, जबकि संताज एंड बंताज हाउस का मतलब क्या होगा? अलग अलग घर है, एक घर संता का है, दूसरा घर बनता का है। थोड़ा इसके इस्तेमाल पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि कई बार गड़बड़ भी हो सकता है। अब आप ऐसे देखिए, अगर यहां पर हाउस के जगह वाइफ कर दिया जाए तो क्या मतलब होगा? वाइफ एक ही है जिस पर दोनों का अधिकार है, जो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर बात करना हो इन दोनों की अलग अलग पत्नियों के बारे में, अलग अलग पत्नी के बारे में, तो संताज एंड बंताज वाइफ कहना पड़ेगा। और ध्यान रहे, ये वाइफ्स नहीं होगा, ये हाउसेस नहीं होगा, ये कार्स नहीं होगा। तो गलती यहां से भी आ सकता है, इसलिए इसके सही इस्तेमाल को समझना है। अगला सेंटेंस पे चलते हैं। मोहन्स ब्रदर इज टॉलर देन सोहन। और आपको बताऊं, ठीक से पढ़ लीजिए, मोहन्स ब्रदर इज टॉलर देन सोहन, और बताऊं कि यह सेंटेंस करेक्ट है। अब आप बताओ कि यह सेंटेंस करेक्ट है या नहीं। मोहन्स ब्रदर इज टॉलर देन सोहन्स, मोहन्स ब्रदर इज टॉलर देन सोहन्स, यह सेंटेंस भी सही है, लेकिन दोनों सेंटेंसेस के अर्थ में अंतर है। क्या अंतर है देखा जाए। मोहन्स ब्रदर इज टॉलर देन सोहन, इसका मतलब हुआ इधर ये तो दोनों कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन इस साइड जो रखा हुआ है वो है, एक तरफ मोहन का भाई है और दूसरे तरफ कंपेयर किससे हो रही है? सोहन से। इसलिए यह सही है कि मोहन का भाई सोहन से लंबा है, मोहन का भाई सोहन से लंबा है, जो कि वैलिड कंपैरिजन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई मोहन्स ब्रदर इज टॉलर देन सोहन्स, अब इसका क्या अर्थ हुआ? तो कंपेयर हो रहा है, तो एक तरफ मोहन का भाई है तो दूसरी तरफ सोहन्स। सोहन्स करने का मतलब क्या हुआ? सोहन्स ब्रदर। अंग्रेजी में एक नियम है कि नाउन के इस्तेमाल को जहां तक हो सके उसके रेपिटेशन को कम किया जाए। तो यही उसी रूल को लागू करते हुए यहां पर लिखा गया सिर्फ सोहन्स, ना कि ऐसा लिखा गया सोहन्स ब्रदर। सोहन्स ब्रदर लिखने से ब्रदर शब्द का रेपिटेशन हो जाता, जबकि यहां पर बिना लिखे भी सोहन्स का मतलब ही सोहन का भाई आ जाएगा। एक तरफ कंपैरिजन में मोहन का भाई है और दूसरे तरफ उसका कंपैरिजन हो रहा है सोहन के भाई से, इसलिए ये भी कंपैरिजन वैलिड कंपैरिजन है। इसलिए इन दोनों ही सेंटेंसेस में कोई गलती नहीं है। लेकिन अगला सेंटेंस देख लीजिए जो उसी तरह का है। देखिए, रोहन्स कार इज बेटर देन सोहन। अब बताएंगे यह सेंटेंस सही है या फिर गलत है? चलिए मैं बताता हूं। यह सेंटेंस गलत है। क्यों और क्या सही होगा देखते हैं। रोहन्स कार इज बेटर देन सोहन, कंपैरिजन किसके किसके बीच हो रहा है?
जानिए, हमेशा जानिए, कंपैरिजन सिमिलर वस्तुओं में होता है। तो कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है? एक तरफ रोहन की कार है और दूसरा तरफ खुद सोहन है। तो क्या यह वैलिड कंपैरिजन है? एक तरफ रोहन, एक तरफ सोहन, इन दोनों को कंपेयर किया जा सकता है क्या? आई होप बात समझ में आ रही होगी। इसलिए यह सेंटेंस सही नहीं है। तो सही कैसे होगा? इसको सही किया जा सकता है या सही यह हो सकता है अगर ऐसा रहे कि रोहन्स कार इज बेटर देन सोहन्स, तो सही हो जाएगा। तब कंपैरिजन में एक तरफ रोहन की कार होगी और दूसरी तरफ सोहन की कार होगी, एंड दैट कंपैरिजन विल बी डेफिनेटली अ वैलिड वन। तो वहां कोई दिक्कत ही नहीं होगी। नॉर्मली नाउन के साथ ही एपोस्ट्रोफ एस लगाकर हम पजेसिव बनाते हैं, पर कुछ ऐसे प्रोनाउंस भी हैं जिनके साथ आप एपोस्ट्रोफ, नॉर्मली प्रोनाउंस के साथ एपोस्ट्रोफ एस लगाकर पजेसिव नहीं बनाया जाता, उनका अपना अलग ही तरीका होता है पजेसिव बनाने का। लेकिन कुछ प्रोनाउंस ऐसे भी हैं जिनके साथ आप एपोस्ट्रोफ एस लगाकर प्रोनाउन बना सकते हो। उन्हीं में से कुछ प्रोनाउंस की चर्चा आज अभी यहां कर रहा हूं। जिस प्रोनाउन के साथ ग्रामर छोड़ देते हैं, जिस प्रोनाउन के साथ बॉडी लगा हुआ हो, या जिस प्रोनाउन के साथ वन लगा हुआ, और खुद वन भी एक प्रोनाउन है। वन प्रोनाउन ऐसे भी कहते हैं, वन भी एक प्रोनाउन है। और दूसरी एक और बात कहता हूं, वन एक प्रोनाउन भी है। ये क्या है? ये एक प्रोनाउन का वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सारी बात बताऊंगा। अभी फिलहाल आप जान लें, वन शब्द एक प्रोनाउन भी है, और वन एक सफिक्स के रूप में किसी शब्द के साथ आकर एक नया शब्द बनाता है, जैसे समवन, एवरीवन, नो वन। जिनके साथ वन लगा होता है उनके साथ भी हम एपोस्ट्रोफ एस लगाकर पजेसिव बना सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखा जाए। साथ ही एक इंपॉर्टेंट वर्ड भी है, वो एल्स। एल्स शब्द के साथ भी हम एपोस्ट्रोफ एस लगाकर हम एक पजेसिव तैयार कर सकते हैं। आइए, दो सेंटेंसेस हमने अभी रखा हुआ है आपके लिए। इट इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द सिटी। एवरीवन इज अ प्रोनाउन और इसके साथ हमने एपोस्ट्रोफ एस लिया हुआ है पजेसिव बनाने के लिए। ही लाइक्स नोबडी एल्सेस एडवाइस बट माइन। वो किसी और का नहीं, पर मेरी बात मानता है, मेरी सलाह मानता है। तो इस तरीके से आपने नाउन के पजेसिव केस के बारे में जाना, और अगर आप ये अच्छे से जानते हैं तो आप इस तरह के आने वाले सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।